कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो क्लास है वो है पार्टीज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता। ये हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी अनुबंध को तभी पूरा किया जा सकता है जब उन पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता हो। अगर पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता नहीं होगी तो वो अनुबंध को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो पक्षकार इसमें कौन है, कौन ऐसे पार्टी है जो अनुबंध करने के योग्य है? तो पक्षकार अनुबंध करने के योग्य है वैसे पार्टीज में तीन बातें यहाँ पर खास तौर पर आती है। पहला बात आता है कि वो अवयस्क नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो अवयस्क नहीं होना चाहिए। अवयस्क का मतलब कि बिलो 18 वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आता है कि वो राज नियम के द्वारा अयोग्य घोषित किया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। राज्य नियम ने उनको अयोग्य घोषित नहीं किया। और तीसरा बात यहाँ पर कहा गया है कि वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसका माइंड है वो अनसाउंड हो। तो तीन बातें खास तौर पर बताई गई हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनुबंध के लिए अयोग्य है, अवयस्क व्यक्ति अनुबंध के लिए अयोग्य है, और तीसरा वैसा व्यक्ति अनुबंध के लिए अयोग्य है जिसे राज नियम ने पूर्व में ही अयोग्य घोषित कर दिया है। तो आज हम लोग उसके फर्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं कि अव्यस्क व्यक्ति किसको कहा गया है। अव्यस्क की परिभाषा तीन तरीके से दी गई है। पहला परिभाषा दिया गया है एक नॉर्मल दशा में। नॉर्मल कंडीशन में एक व्यक्ति अयोग्य तब होता है, अव्यस्क तब होता है जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम की होती है। वैवाहिक दृष्टिकोण से अव्यस्क उनको माना गया है जिनकी उम्र पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम है। जबकि कोर्ट ऑफ वार्ड ऑफ जर्डिक्शन एक्ट के अनुसार से अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो किसी कोर्ट के द्वारा संरक्षित व्यक्ति है, संरक्षित व्यक्ति का मतलब है कि किसी कोर्ट ने उसके ऊपर किसी एक लीगल व्यक्ति को अपॉइंट करके रखा है जिसकी जिम्मेवारी है कि वो उसकी संपत्ति की देखभाल करेगा, तो वैसी परिस्थिति में जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसको बालिग नहीं माना जाता है। और तीसरी परिस्थिति होती है लेबर लॉ के अनुसार से। लेबर लॉ में भी ये बताया गया है कि जब तक व्यक्ति 18 साल का ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति कहीं भी श्रम करने के योग्य नहीं है, नहीं तो वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति 18 साल से कम का और उसके साथ काम ले रहा है तो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो ये तीन चार बातें हुई जो बताता है कि किसको हम लोग अव्यस्क कहते हैं। इसमें एक केस लॉ दिया गया है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का। एक केस लॉ है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का। इस केस में क्या कहा गया है कि धर्मोदास घोष जो एक अव्यस्क बच्चा था, उसने मोहरी बीवी के साथ झूठा ये बात कहकर कि मैं वयस्क आदमी हूँ, ये झूठा बात कहकर कि मैं एक वयस्क आदमी हूँ, और उसने 20,000 रुपये की कर्ज की राशि उससे ले ली और ये कह दिया कि मैं एक वयस्क आदमी, और उसके बदले में उसने एक एग्रीमेंट पेपर भी लिखकर उसे दे दिया। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वो धर्मोदास घोष जो अवयस्क था जिसने ये झूठ कहकर मोहरी बीवी से पैसा लिया था, बाद में मोहरी बीवी चाह कर भी धर्मोदास घोष पर अगर केस करती है तो वैसी परिस्थिति में केस मोहरी बीवी ही हार जाती है, क्योंकि धर्मोदास घोष एक अव्यस्क था और मोहरी बीवी जो व्यस्क महिला थी उसे ये सोचना चाहिए था कि वो जिसे भी लोन दे रही है वो आदमी व्यस्क है या अव्यस्क है। तो ये स्पष्ट है कि अगर आप किसी भी अव्यस्क के साथ अनुबंध करते हैं तो वैसी स्थिति में मोहरी बीवी वाला ही हाल होगा, केस हार ही जाएंगे, आप पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो लीगल पोजीशन है एक अव्यस्क का वो क्या बताया है। लीगल पोजीशन एक अव्यस्क के बारे में क्या बताया गया है। कानून की नजर में अव्यस्क को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। कानून जो है अव्यस्क को बहुत ज्यादा पावर दिया है। पावर का तात्पर्य है कि उसके बारे में अव्यस्क के बारे में ये कहा गया है कानून की तरफ से कि राज नियम अपने अव्यस्क की रक्षा करता है। मतलब कानून जो है
वो अपने जितने भी अव्यस्त है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी वो रक्षा करता है, कानून उसकी रक्षा करता है, उसके संपत्ति और उसके अधिकारों को सुरक्षित करता है। जितने भी अव्यस्त के संपत्ति है और जो भी उसके अधिकार है, जो भी उसके राइट है, उसको वो सुरक्षित करता है। मतलब उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उसके संपत्ति का बंदरबांट नहीं होना चाहिए, उसकी संपत्ति का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये राजनियम सुरक्षा देता है उसे, उसके संपत्ति को और उसके अधिकारों को सुरक्षित करता है। कहता है कि उसके प्रभावों को क्षमा करता है, मतलब अगर अव्यस्त कोई गलती कर लिया है तो उसको वो क्षमा भी देने का काम करता है। राजनियम उसकी ओर से वैधानिक कार्रवाई करती है। राजनियम को अगर लगता है कि अव्यस्त के हित में कोई बात है तो उसके लिए अव्यस्त कानूनी कार्रवाई उसकी ओर से करता है। मतलब राजनियम किसका पक्ष लेता है? एक अव्यस्त का पक्ष लेता है, व्यस्त का पक्ष नहीं लेता है राजनियम। उसके बाद कहता है कि न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश का मतलब क्या हो गया? जज। जज जो फैसला सुनाता है, उस जज को कहा गया कि जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो उसके परामर्शदाता होते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी कौन होता है? जो कोर्ट में जज के नीचे बैठे हुए होते हैं, 4-5 व्यक्तियों का एक समूह होता है, ज्यूरी जिसको कहा जाता है, जो सारे चीज को रिकॉर्डिंग करता है, सारे चीज को लिखता है। उसको कहा गया कि वो उसके सेवक होते हैं। और राज नियम जो होता है वो उसका गार्जियन होता है। राज नियम यानी कि जो कानून होता है वो उसका संरक्षक होता है। तो देखिए कितना ज्यादा उसको पावर दिया गया है। जो जज होते हैं वो उसका परामर्शदाता होता है, मतलब उसका एडवाइजर होता है। वो उसको बताता है कि ये चीज करना चाहिए तुम्हें और ये चीज नहीं करना चाहिए। कानून जो होता है वो उसका संरक्षक होता है, कानून उसका जो होता है गार्जियन होता है, वो उसको बचाने का हर समय प्रयास करता है। तो ये उसकी लीगल पोजीशन बताए गए हैं कि ऑब्वियस का इसमें लीगल पोजीशन है। अब उसके लिए जो लीगल रूल है वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि वो लीगल रूल क्या है। तो सबसे पहला लीगल रूल कहता है कि ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ है। जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल व्यर्थ होता है। अगर आप एक अव्यस्त के साथ ठहराव करते हैं तो वो पूरी तरीके से व्यर्थ है। अव्यस्त के साथ किया गया ठहराव पूरी तरीके से व्यर्थ होता है। जैसा कि अभी हमने धर्मोदास घोष बनाम मोहरी बीबी के केस में देखा कि धर्मोदास घोष ने झूठ बोलकर मोहरी बीबी से 20,000 रुपये प्राप्त कर लिया, जो बाद में यह कहकर कि मैं अव्यस्त था, व्यस्त नहीं था। वैसी स्थिति में नुकसान मोहरी बीबी को हुआ, धर्मोदास घोष को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा उसका लीगल पोजीशन बताया गया है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है कि पुष्टिकरण संभव नहीं है। पुष्टिकरण का तात्पर्य है कि अगर एक अव्यस्त यह कहकर कि मैं व्यस्त हूं या झूठ भी बोलता है कि मैं व्यस्त हूँ, या वर्तमान में ये कहता है कि मैं अव्यस्त हूँ और मैं इसकी पुष्टि तब करूंगा जब मैं व्यस्त हो जाऊंगा, तो जिस समय वो अनुबंध कर रहा होता है उस समय तो वो अव्यस्त होता है। लेकिन यह कहकर कि मैं फिर व्यस्त हो जाऊंगा तब आपको आपके साथ में मैं इस काम की पुष्टि करूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी आज आप अव्यस्त हैं और अव्यस्तता की दशा में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको हम पुष्ट तब करेंगे, इसको हम तब पूरा करेंगे जब हम व्यस्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको व्यस्तता पूरा होने की आशा में आप किसी भी अनुबंध का पुष्टिकरण नहीं कर सकते हैं। जब तक आप व्यस्त नहीं होंगे तब तक आप अनुबंध नहीं कर सकते। यानी आज अव्यस्त है, कल आप व्यस्त बनिएगा और तब आप कहिएगा कि हम उसकी पुष्टि करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं। तीसरा पॉइंट कहता है कि ए माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड द रिफंड द बेनिफिट ही हैज ड्राइव्ड आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी अव्यस्त से अगर कोई अनुबंध कर लिया गया है और उस अनुबंध के तहत उससे कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ उस अव्यस्त से आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी अव्यस्त के साथ आपने अनुबंध कर लिया है और अनुबंध करने के बाद अव्यस्त को किसी भी तरह का लाभ हुआ है तो वह लाभ अव्यस्त से वापस नहीं मांगा जा सकता है, क्योंकि अव्यस्त किसी भी दशा में लाभ को लौटाने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये हमने धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीबी में देखा कि धर्मोदास घोष ने लाभ के रूप में 20,000 रुपया ले भी लिया, और बाद में मोहरी बीबी को लौटाने के लिए वो बाध्य नहीं था।
तो अगर किसी अनुबंध के तहत अवयस्क को लाभ हो गया है तो अब आप उससे वह लाभ वापस नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल यानी अवरोध का सिद्धांत अवयस्क पर नहीं लागू होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल का मतलब होता है किसी चीज को रोक कर रखना। अगर अवयस्क को लाभ हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि अवयस्क को लाभ हो रहा है और उसके लाभ को हम रोक कर रख लें अपने पास, वो लाभ उसे ना होने दे, तो ये नियम के विरुद्ध है। किसी भी अवयस्क के लाभ को आप रोक कर नहीं रख सकते, उसकी किसी भी संपत्ति को रोक कर नहीं रख सकते हैं। आपको वो संपत्ति उसका वापस करना ही पड़ेगा हर हाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस किसी भी अनिवार्य आवश्यकता के लिए अव्यस्त चाहे तो अनुबंध कर सकता है। किसी भी अनिवार्य आवश्यकता के लिए अव्यस्त चाहे तो अनुबंध कर सकता है। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता की परिभाषा क्या है, किसे कहा गया है अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता के पूर्व यह जानना जरूरी है कि अनुबंध तो वो कर सकता है, लेकिन उस अनुबंध से जो उत्तरदायित्व की उत्पत्ति होगी, उस उत्तरदायित्व का भुगतान करने के लिए अव्यस्त स्वयं जिम्मेवार नहीं होगा, बल्कि उस अनुबंध से उत्पन्न हुए उत्तरदायित्व का भुगतान करने के लिए अव्यस्त की संपत्ति उत्तरदायित्व होगी, न कि अव्यस्त उत्तरदायी होगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर एक अव्यस्त किसी अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुबंध करता है और अनुबंध को पूरा करने के बाद वो अनिवार्य आवश्यकता को प्राप्त कर लेता है, तो उस उत्पन्न हुए उत्तरदायित्व की पूर्ति अव्यस्त स्वयं नहीं करेगा, बल्कि उसकी संपत्ति उसके लिए उत्तरदायी होगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसे आज अपने एक कॉपी और कलम की आवश्यकता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसे कॉपी और कलम की आवश्यकता है। उस बच्चे ने कॉपी और कलम के लिए एक दुकान गया, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है और वो बच्चा पढ़ने के लिए उसे कॉपी और कलम की आवश्यकता है। वो कॉपी और कलम को जाकर किसी दुकान में उधार में खरीद लेता है। उधार में खरीदने के बाद वो पैसा का भुगतान नहीं करता है। पैसा देना उसकी उत्तरदायित्व थी, वो उसकी लायबिलिटी थी कि वो पैसा का भुगतान करे, लेकिन उसने पैसा का भुगतान नहीं किया। वैसी परिस्थिति में जब वो पैसा का भुगतान नहीं किया, तो अभी आपको ये बताया गया कि जो भी अनिवार्य आवश्यकता, तो उस बच्चे के लिए कॉपी और कलम उसकी अनिवार्य आवश्यकता है और उसका उत्तरदायित्व ये था कि वो उसका 10 या 20 रुपये भुगतान करे, लेकिन वो भुगतान नहीं किया और उस भुगतान के लिए वो स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी। उस बच्चा को आप ये कहकर नहीं रख सकते अपने पास में कि तुम इसका पैसा दो तब तुमको जाने देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अगर दुकानदार ने दिया है तो वो पूरी तरीके से दुकानदार की गलती है, क्योंकि उसने दुकानदार ने एक अव्यस्त के साथ अनुबंध कर लिया और जो व्यर्थ होता है। और एक अव्यस्त अगर किसी तरह से कॉपी और किताब अपनी अनिवार्य आवश्यकता को खरीद लिया उस दुकान से, तो उस अनुबंध के तहत उस बच्चे को आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब तक तुम इसका पैसा नहीं देगा तुमको जाने नहीं देंगे। उसके लिए वो कभी भी उत्तरदायी नहीं होगा। जब भी उत्तरदायी होगा उसकी संपत्ति उसके लिए उत्तरदायी होगी, न कि उसके लिए वह बच्चा स्वयं उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इसमें अनिवार्य आवश्यकता का डेफिनेशन क्या है, किसको कहा गया है अनिवार्य आवश्यकता। तो जैसा कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता में आता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये वर्ड तो पहले भी आप सुने हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता होती है, तो इसके लिए वो अनुबंध कर सकता है। दूसरा अनुबंध कर सकता है कि अगर उसके पास कोई संपत्ति है और उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए अगर उसने कोई अनुबंध किए हैं, तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए किया गया कोई भी अनुबंध वैध अनुबंध होता है और वो अनुबंध वो कर सकता है। अगर अव्यस्त की कोई संपत्ति है
और संपत्ति की रक्षा करनी है तो उसके लिए भी वो अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट कहता है कि उसके अनिवार्य आवश्यकता में तीसरी चीज जो आती है वह आती है उसका और उसके पत्नी के चिकित्सा और शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी वर्ड हम बोल रहे हैं कि एक अवयस्क के शिक्षा, अवयस्क की चिकित्सा यानी मेडिकल फैसिलिटीज, अवयस्क की अगर कोई पत्नी है तो उसकी भी शिक्षा और उसकी भी मेडिकल फैसिलिटी पर किया गया खर्च अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब एक अवयस्क है तो फिर उसके लिए उसकी पत्नी कहाँ से आ गई? पहले ही कहा गया है कि एक अवयस्क विवाह करने के योग्य नहीं होता है, लेकिन अगर उसने विवाह कर भी लिया है तो उसकी पत्नी आएगी और उसकी पत्नी के शिक्षा पर और उसके मेडिकल फैसिलिटीज पर अगर कोई खर्च किया जाता है तो वह एक वैध खर्च माना जाएगा, वो एक आवश्यक आवश्यकता मानी जाएगी। नेक्स्ट है उसकी मान मर्यादा और विवाह आदि पर किया गया खर्च, यह भी उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी ऐसी आवश्यकता जो उसके स्टेटस के अनुरूप है, ध्यान रहे उसके स्टेटस के अनुरूप होनी चाहिए। स्टेटस निर्भर करता है उस व्यक्ति का, उस बच्चा का बैकग्राउंड पर। एक एग्जांपल है कि अगर कैम्ब्रिज स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो कैम्ब्रिज स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका स्टेटस काफी ऊंचा स्टेटस होता है। और अगर मान लीजिए कि गांव के एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका स्टेटस ऊंचा नहीं होता है, दोनों का स्टेटस में अंतर है। किसी हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए पता चलता है कि बुधवार का कोई और ड्रेस होता है, सोमवार का कोई और ड्रेस होता है, शनिवार को कोई और ड्रेस होता है। जबकि अन्य सामान्य स्कूलों में आप जाएंगे तो सोमवार से लेकर शनिवार तक का एक नॉर्मल ड्रेस होता है। तो स्टेटस पर निर्भर करता है कि अगर एक सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपना ड्रेस के लिए उधार में सामान खरीद लेता है तो वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर एक ब्लेजर खरीद लेता है, एक महंगा जूता खरीद लेता है, एक महंगा टाई खरीद लेता है तो वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरी तरफ सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर अपने स्कूल जाने के लिए ब्लेजर खरीदता है तो वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसका स्टेटस नहीं है। अगर एक सामान्य स्कूल में जाने वाला बच्चा एक महंगा टाई खरीद लेता है तो वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनिवार्य आवश्यकता एज पर हिज और हर स्टेटस डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पढ़ाई में संलग्न है, किस तरह के स्कूल में संलग्न है। जिस तरह की पढ़ाई जिस तरह के स्कूल में संलग्न है वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता होगी। एक ही बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए कोई चीज, एक ही बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए वो चीज अनिवार्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा के लिए ब्लेजर अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी शहर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए जहां पर स्कूल का अलग अलग कलर का ड्रेस होता है, स्कूल का अलग अलग कलर का ब्लेजर होता है, उसके लिए वही ब्लेजर अनिवार्य आवश्यकता हो सकती है। तो निर्भर करता है उसके स्टेटस के ऊपर। नेक्स्ट कहता है कि अवयस्क के पास अगर पहले से वो वस्तु उपलब्ध है, अगर अवयस्क के पास पहले से वो वस्तु उपलब्ध है तो वो उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानी जा सकती है। अगर पहले से है तो वो उसके लिए अनिवार्य आवश्यकता में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, जो भी वस्तु उसे दी जा रही है उसका उचित मूल्य लेना चाहिए। अगर वो बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर ज्ञान को रखता है और हम बच्चा समझ के उससे ज्यादा कीमत ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा से हमेशा उचित कीमत ही लिया जाना चाहिए। अनुचित कीमत आप उससे नहीं ले सकते, कोई चीज का दाम बढ़ाकर उससे आप नहीं ले सकते हैं। और ये जितना भी चीज आप लेते हैं वो सारे चीज के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारे चीज के लिए वो बच्चा जिम्मेवार नहीं होता है, बल्कि उसकी संपत्ति जिम्मेवार होती है। व्यक्तिगत रूप से वो बच्चा जिम्मेवार नहीं है, उसकी जो संपत्ति है वो जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि अगर किसी अवयस्क का कोई गार्जियन है, कोई बच्चे का कोई गार्जियन है या उसका कोई निरीक्षक है तो उसके द्वारा आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहले हम आपको बताया है कि कोर्ट ऑफ वार्ड जर्डिक्शन, इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड जर्डिक्शन के अंतर्गत एक बच्चा होता है जिसका कोई माँ पिताजी अगर नहीं है तो कोर्ट के द्वारा उसका एक लीगल गार्जियन बनाया जाता है। और वो लीगल गार्जियन जो होता है वो उसकी संपत्ति की देखभाल करता है। और उस लीगल गार्जियन का जो फीस होता है, कोर्ट का जो फीस होता है वो उसकी संपत्ति से ही वसूल किया जाता है।
और वो एक लीगल है, वह एक लीगल प्रक्रिया है, तो वो बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता उसकी संपत्ति बेचने नहीं दी जाती है, क्योंकि कोर्ट ये जानता है कि अगर ये व्यक्ति को हम छूट दे देंगे संपत्ति बेचने के लिए, तो कोई भी इसको बेवकूफ बनाकर, कोई भी इसको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में डालकर इससे कुछ ना कुछ हड़प सकता है। वैसी स्थिति में कोर्ट उसको 18 साल तक संपत्ति बेचने का परमिशन नहीं देता है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उसको बेचना अनिवार्य है, तो वैसी स्थिति में जो उसका लीगल गार्जियन होता है उसके थ्रू वो संपत्ति को बेच सकता है। जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड लीगल गार्जियन होता है वो संपत्ति को बेच सकता है, और वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लीगल गार्जियन होता है उसका हित उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो बच्चा का प्रॉफिट होना चाहिए, इसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर इसका प्रॉफिट हो जाएगा, लीगल गार्जियन का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो अवैध हो जाएगा। संपत्ति तभी आप बेच सकते हैं जब उसमें बच्चा का हित है, और वो संपत्ति कौन बेच रहा है? एक लीगल गार्जियन बेच रहा है, और लीगल गार्जियन के द्वारा बेचा गया संपत्ति वैलिड होता है, बशर्ते उसमें अवयस्क का हित होना चाहिए, बेचने वाले लीगल गार्जियन का हित नहीं होना चाहिए। इसमें एक केस भी अच्छा दिया है, राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब। ये केस लॉ है, राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब। प्रेम अदीब फिल्म का प्रोड्यूसर था, और राज रानी एक अवयस्क महिला थी, एक अवयस्क लड़की, बोलिए महिला नहीं, एक अवयस्क लड़की थी, जिसे फिल्म में शूटिंग करने के लिए प्रेम अदीब ने साइन किया। प्रेम अदीब ने कहा कि मैं राज रानी से काम लेना चाहता हूँ इस फिल्म में, और उसने राज रानी को एक फिल्म में शूटिंग करने के लिए साइन किया। तो प्रेम अदीब और राज रानी के बीच एक अनुबंध हुआ, लेकिन राज रानी के बदले उस अनुबंध को किसने सिग्नेचर किया? उसके पिता ने। ध्यान से समझिएगा, राज रानी की ओर से उस अनुबंध को किसने साइन किया? राज रानी के पिता ने सिग्नेचर किया, क्योंकि राज रानी तो एक अवयस्क लड़की थी, इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकती थी। तो उसके पिता ने एक फीस लेकर अपनी बेटी की ओर से उस फिल्म को साइन किया प्रेम अदीब के साथ में। कुछ दिन के बाद प्रेम अदीब को यह महसूस होता है कि वो राज रानी के साथ वो अनुबंध नहीं करेगा, फिल्म नहीं बनाएगा। उसने राज रानी को छोड़कर किसी अन्य लड़की के साथ वो फिल्म साइन कर लिया, और वो दूसरी लड़की जो थी वो उसके फिल्म के लिए काम की। बाद में जब राज रानी को पता चला, तो वैसी स्थिति में राज रानी और उसके पिता दोनों ने उसके ऊपर केस कर दिया। किसके ऊपर? प्रेम अदीब के ऊपर, जो फिल्म का प्रोड्यूसर था। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राज रानी चूंकि एक अवयस्क थी, वैसी स्थिति में राज रानी के द्वारा कोई भी अनुबंध अगर किया जाता है तो वो व्यर्थ है। तो राज रानी केस हार गई। दूसरी तरफ बात आई किसकी? दूसरी तरफ बात आई राज रानी के पिता की। जब राज रानी के पिता के द्वारा केस किया गया था, तो उसमें ये बात आई कि राज रानी के जो पिता थे उसको किसी तरह का प्रतिफल नहीं मिल सकता। वो प्रतिफल किसको मिल रहा था? राज रानी को प्रतिफल मिल रहा था। प्रतिफल उसके पिता को नहीं मिला था। काम कौन करने वाली थी? राज रानी काम करने वाली थी। प्रतिफल पिता को मिला था। तो प्रतिफल के अभाव में अगर उसके पिता ने अनुबंध किए हैं तो वो भी अवैध हो गया। तो पिताजी को प्रतिफल नहीं मिला, इसलिए वो अनुबंध अवैध हो गया। बेटी चूंकि अवयस्क थी, इसके लिए वो अनुबंध व्यर्थ हो गया। तो अब इससे ये क्लियर होता है कि अगर आप अवयस्क हैं तो अवयस्कता का सहारा लेकर आप अनुबंध को वैध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आपके पिता ने वो अनुबंध किया है, तो वैसे स्थिति में पिताजी को चूंकि प्रतिफल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी अनुबंध पिताजी के लिए भी वैध नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि अगर अनुबंध अवयस्क के फायदे के लिए है, अब अवयस्क के लाभ के लिए है, तो वो अनुबंध वैध होता है। अगर अनुबंध अवयस्क के लाभ के लिए किया जाए तो वैसा अनुबंध हमेशा वैध होता है। अब अवयस्क के लाभ के लिए किया गया अनुबंध का एक उदाहरण यहाँ पर केस लॉ दिया गया है, रॉबर्ट वर्सेस ग्रे। रॉबर्ट वर्सेस ग्रे एक केस है। इस केस लॉ में यह बताया गया था कि ग्रे जो एक अवयस्क था और रॉबर्ट एक बिलियर्ड का बहुत महान खिलाड़ी था, तो ग्रे जो एक अवयस्क था उसने रॉबर्ट के साथ यह अनुबंध किया कि हम आपके साथ देश विदेश जाएंगे
और रॉबर्ट जहां जहां खेलेगा वहां पर वो ग्रे को अपने साथ ले जाएगा और ग्रे वो सीखेगा कि कैसे कैसे रॉबर्ट खेलता है, किस तरीके से खेलता है, उसको ट्रेनिंग मिलेगा, उसके साथ में वो रहेगा तो समझेगा कि कैसे खेलना चाहिए, तो वो एक ट्रेनिंग पाएगा। ये अनुबंध हो गया और उसके बाद एक फीस तय हो गया कि वो इतना रुपया रॉबर्ट उससे फीस लेगा। क्योंकि रॉबर्ट एक पेशेवर खिलाड़ी था, पैसा लेकर खेलता था और वो ट्रेनिंग देगा तो ट्रेनिंग के बदले वो पैसा लेगा। वैसी स्थिति में रॉबर्ट एक फीस लेकर ग्रे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वो उसको विदेश में ट्रेनिंग दे सके। रॉबर्ट जहां भी जाता था वैसी स्थिति में ग्रे को अपने साथ ले जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद ग्रे के मन में बेईमानी आ गई और ग्रे क्या किया कि पैसा देने के लिए आनाकानी करने लगा। जब कोर्ट को यह मामला पता चला, रॉबर्ट ने जब ग्रे के ऊपर केस किया, तो कोर्ट का यह कहना था कि ग्रे को अगर ट्रेनिंग लेना था तो रॉबर्ट जैसे महान खिलाड़ी के साथ उसको जाना जरूरी था, और रॉबर्ट एक महान खिलाड़ी था और वो एक पेशेवर खिलाड़ी था, और एग्रीमेंट के तहत वो लाभ जो होना था वो लाभ इनडायरेक्टली ग्रे को ही होना था, क्योंकि वो रॉबर्ट के साथ अगर नहीं रहता तो कभी वो सीख नहीं पाता कि कैसे खेला जाता है। तो वैसी स्थिति में उसको सीखने के लिए ग्रे का रॉबर्ट के साथ होना जरूरी था। तो वैसी स्थिति में ग्रे जिम्मेवार है कि वो पैसा रॉबर्ट का लौटाए। ग्रे जिम्मेवार है कि रॉबर्ट का वो पैसा लौटाए, लेकिन ग्रे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं है, बल्कि ग्रे की जो संपत्ति है वो जिम्मेवार है उसको पैसा लौटाने के लिए। तो अगर अवयस्क के लाभ के लिए कोई समझौता किया जाता है तो वैसे अनुबंध वैध अनुबंध होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक अवयस्क कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। ए माइनर कैन नॉट बिकम एन इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति की संपत्ति कम हो जाती है और उसका लाइबिलिटी ज्यादा हो जाता है, वैसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि एक अवयस्क कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति तो उसकी होती है लेकिन उसका लाइबिलिटी नहीं होता है। पहले ही बताया गया कि उसकी संपत्ति उत्तरदायी होती है, वो व्यक्ति, वो अवयस्क उत्तरदायी नहीं होता है। उस अवयस्क को आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं कि तुम इसका पैसा देने के लिए बाध्य है। तो जब उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होता है तो वो दिवालिया होगा कैसे? क्योंकि दिवालिया होने के लिए लाइबिलिटी का ज्यादा होना जरूरी है, एसेट्स का कम होना जरूरी है। तो एसेट्स तो उसके होते हैं लेकिन लाइबिलिटी उसका नहीं होता है, वैसी स्थिति में वो दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। जो भी लाइबिलिटी होता है वो उसकी संपत्ति की लाइबिलिटी होती है, उसका लाइबिलिटी वो नहीं होता है। नेक्स्ट, एक अवयस्क कभी भी फुल टाइम पार्टनर नहीं बन सकता है। एक अवयस्क कभी भी फुल टाइम पार्टनर नहीं बन सकता। फुल टाइम पार्टनर का मतलब होता है कि वो पूर्ण साझेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लाभ में तो हिस्सा ले लेगा लेकिन वो हानि में हिस्सा नहीं लेगा। और फुल टाइम पार्टनर वही हो सकता है जो हानि में भी हिस्सा ले। अगर आप हानि में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो आप फुल टाइम पार्टनर नहीं होंगे। तो वो लाभ में हिस्सा लेता है लेकिन हानि में हिस्सा नहीं लेता है। वैसी स्थिति में एक अवयस्क पूर्ण रूपेण साझेदार नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, एक अवयस्क को अगर आप चाहें तो अपना एजेंट बना सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है ये आप पर कि ये वही कहानी हो जाएगी जो कालिदास की कहानी हुई थी कि वो जिस डाली पर बैठा था वो उसी डाली को काट रहा था। तो अगर आप उसको एजेंट बनाते हैं तो आप ही अपना पैर अपने काटिएगा, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए अवयस्क जिम्मेवार नहीं होगा, उसके लिए आप जिम्मेवार होइएगा। अवयस्क के गलत हरकत के चलते उसका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि जो माइनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर अवयस्क को आप एजेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके हेड पर जाएगी, उसके एम्प्लॉयर पर जाएगी। जो एजेंट, माइनर एजेंट है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है। नेक्स्ट वन कहता है कि एक अवयस्क चाहे तो शेयर होल्डर बन सकता है। एक अवयस्क चाहे तो शेयर होल्डर बन सकता है। शेयर होल्डर का मतलब है कि वो किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, बशर्ते कि वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिट दिया गया हो। जो कंपनी शेयर जारी करती है वो शेयर खरीदा जाता है नॉर्मली वयस्क व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस बात को परमिट करते हैं तो वैसे स्थिति में वो शेयर होल्डर हो सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि शेयर तो वो खरीद लेगा,
लेकिन शेयर का जो कॉल का पैसा है उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होता। शेयर का जो कॉल का पैसा उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा, आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं कि आपने कॉल का पैसा नहीं दिया है तो फिर हम आपको शेयर होल्डर से नाम काट देंगे, आपका शेयर को हम फॉरफिट कर लेंगे, ऐसा आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। जबकि आप एडल्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं लेकिन माइनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अवयस्क के गलती के चलते उसका माता पिता जो है वो उत्तरदायी नहीं होता है। अगर कोई अवयस्क कोई काम करता है तो उसके लिए उसके माँ पिता उत्तरदायी नहीं होते हैं। नैतिक रूप से भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से उसके माँ पिता उत्तरदायी होते हैं लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से उसके माँ पिता उत्तरदायी नहीं होते हैं। एक अवयस्क जानबूझकर किसी दुकान में जाता है और महंगे महंगे कपड़े या महंगे महंगे मोबाइल खरीद लेता है और वो पैसा अपने माँ पिताजी के नाम पर लिखवा के चला आता है, तो वैसी स्थिति में उसके माँ पिताजी नियमबद्ध तरीके से कानूनी रूप से जिम्मेवार नहीं है। जब भी जिम्मेवार होगा वो अवयस्क की संपत्ति जिम्मेवार होगी, उसके माँ पिता उत्तरदायी नहीं होंगे। उसकी जो उत्तरदायी होगी वो उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी। अवयस्क ने जो भी खरीदा है वो गलत चीज खरीदा है, उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, वो उसने गलत दुरुपयोग करने के उद्देश्य से एक महंगा मोबाइल खरीद लिया है और वो मोबाइल खरीदना उसके लिए गलत होगा। तो ये कहा गया कि अगर अवयस्क कोई गलती करता है तो कानूनी रूप से उसके माँ पिता उत्तरदायी नहीं होंगे बल्कि कानूनी रूप से वो स्वयं उत्तरदायी होगा और उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी। हर समय उसके माँ पिता उत्तरदायी नहीं माने जा सकते हैं। सामाजिक रूप से भले है, समाज कहेगा कि तेरा ही बेटा गलती किया है, तुम्ही को पैसा भरना पड़ेगा, समाज ये कहेगा, लेकिन कानून नहीं कहता है। कानून कहता है कि हर एक गलती के लिए माँ पिता जिम्मेवार नहीं है। नेक्स्ट वन है कि एक अवयस्क चाहे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख भी सकता है, जारी भी कर सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो सारा काम कर सकता है। चेक जारी भी कर सकता है। अगर बैंक में खाता है, एक 2 दिन की बच्ची का भी पैन कार्ड बनता है, एक 2 दिन के बच्ची का भी बैंक में जनधन खाता खोला जाता है। तो ये सब कुछ बातें हुई।